हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई जो है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस का, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो अम्ल क्षारक एवं लवण से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में जो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की जो परीक्षा हो रही है, उसमें भी पेपर थर्ड में जो है अम्ल क्षारक एवं लवण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप 2 मई का जो पेपर हुआ था, ठीक है, 2 मई का जो पेपर हुआ था झारखंड सहायक आचार्य का, उसका अगर पेपर थर्ड का अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो पेपर थर्ड में जो है जनरल साइंस से अम्ल क्षारक एवं लवण से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को जो है जो पेपर टू में पेपर थर्ड में जो है 2 मई को पूछे गए हैं, जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही चैप्टर्स को जो है हम लोग हिट करेंगे और रिवाइज करेंगे, ताकि आने वाले जो बच्चे होंगे जिनका एग्ज़ाम जो है अभी नहीं हुआ है, आने वाला समय में होने वाला है, तो उसको जो है काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। और कल हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा था। कल हम लोगों ने जो है बेहतरीन तरीके से यूनिट एंड मेजरमेंट्स पढ़ा था, और यूनिट एंड मेजरमेंट से भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का आप लोगों का लिंक मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन चीज़ें को समझते हैं। चीज़ों को जो है वन बाय वन हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला है एसिड। ठीक है, पहला क्या है? एसिड क्या होता है? तो एसिड की अगर प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, एसिड की जो प्रॉपर्टीज होती है, एसिड की जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन सीधा कभी कभी पूछा जाता है। एसिड जो होता है अम्ल, इसका स्वाद खट्टा होता है। एसिड जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, यानी सोर नेचर के होते हैं। ये नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एसिड जो होता है एसिड जो होता है एसिड जो होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस को, यानी जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी कभी कभी जो है सीधा पूछा लिया जाता है कि जो नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। जब एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो उसको जो है लाल में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, जब ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला गया तो ब्लू लिटमस जो था वो रेड में कन्वर्ट हो गया, है ना। रेड में क्या हो गया? बदल गया, कन्वर्ट हो गया। तो इसको याद रखने के लिए एक बहुत सी सिंपल सा ट्रिक है, अनिल। ठीक है, इस नाम से जो है आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। आ से क्या होगा? अमल होगा, यानी एसिड, और ये नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो अनिल का जो नाम है, ये इस नाम से जो है इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं कि अमल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे। उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, और जो है सिट्रिक एसिड, ये तमाम तरह के जो आपको दिख रहे हैं उदाहरण, एग्जाम्पल, ये सारे जो है एसिड के एग्जाम्पल हैं। तो आप लोगों ने एसिड में देखा, एसिड जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। और इसका ट्रिक क्या है याद रखने का? अनिल। और यह जलीय विलयन में H+ आयन देता है। एसिड जो होते हैं ये क्या देता है? जलीय विलयन में H+ आयन देने का काम करते हैं। एसिड जब जल में घुलते हैं तो H+ आयन देने का काम करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कभी कभी जो है इससे भी सीधा पूछ लिया जाता है। आपको पदार्थ दे देगा और 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ इन पदार्थ में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे लिस्ट बना हुआ देख सकते हैं कि कौन से पदार्थ में कौन सा जो है एसिड यानी अम्ल पाया जाता है। इमली की बात करें तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका की बात करें तो सिरका में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। जो बिच्छू के डंक होते हैं उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिच्छू के जो डंक होते हैं उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। दूध और दही की अगर हम बात करें तो दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है।
नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि नींबू जो होता है सिट्रस फ्रूट होता है। क्या है नींबू? क्या है ये? सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट्स है। तो इसमें जो है आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी की डंक की अगर हम बात करें तो चींटी में जो है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ये तमाम तरीके के जो पदार्थ है और उसमें पाए जाने वाले जो एसिड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस टेबल को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल किसे कहा जाता है? ठीक है, सांद्र अम्ल किसे कहा जाता है? सांद्र अम्ल किसे कहा जाता है? तो सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल का मात्रा कम होता हो। सांद्र अम्ल उसे कहा जाता है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो। ठीक है, एसिड की जो मात्रा होगी वो अधिक होगी और जो जल की मात्रा होगी वो कम होगी, वैसे अम्ल को सांद्र अम्ल कहा जाता है। तो याद रखिएगा सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें एसिड की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो, वैसे अम्ल को सांद्र अम्ल कहा जाता है। दूसरा आता है तनु अम्ल। दूसरा क्या है? दूसरा है तनु अम्ल। तो तनु अम्ल क्या होता है? जस्ट इसके ऑपोजिट होता है। इसका क्या होता है? सांद्र अम्ल का उल्टा होता है। तनु अम्ल जो होता है सांद्र अम्ल का उल्टा होता है। इसमें एसिड की मात्रा कम होगी और जल की जो मात्रा होगी वो अधिक होगी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। सांद्र अम्ल में एसिड की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है, लेकिन तनु अम्ल में क्या होता है? एसिड की मात्रा कम हो जाएगी और जल की मात्रा जो है अधिक हो जाएगी। तो ये था एसिड से रिलेटेड चीज़ें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कौन से पदार्थ में क्या अम्ल पाया जाता है, सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल किसे कहा जाता है। और अम्ल का जो प्रॉपर्टीज होता है ये स्वाद में खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जैसा कि आपको इस चित्र में देख रहे होंगे। और ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग बेस का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्षारक। क्षारक क्या होता है? ठीक है, बेस किसे कहते हैं और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 2 तारीख को जो है पूछा भी गया है। क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वा होते हैं। क्षारक जो होते हैं, बेस जो होते हैं, बेस जो है इसका टेस्ट कैसा होता है? ये स्वाद में कड़वा होते हैं, थोड़ा सा बिटर होते हैं, तीखा लगता है, कड़वा होता है। और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेस जो होता है ये रेड लिटमस को जो है ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कर देता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, जब रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डाला गया तो ये रेड जो था ये क्या कन्वर्ट हो गया? ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है? वो क्षार नेचर का है। क्या है? बेस नेचर का है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि क्षारक जो होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है छालनी। ठीक है, उसमें एसिड में क्या था? अनिल था, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। और दूसरा ट्रिक इसमें क्या है? छालनी। ठीक है, छालनी याद रखिएगा, छालनी। छा से क्या होता है? क्षारक होता है, छा से होगा क्षारक और ये लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। तो ये नाम याद रखिएगा, आपको सिंपली एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, तो 2 नाम याद रखिएगा, अनिल और छालनी। यह जलीय विलयन में OH- आयन देता है। जब बेस जो है वाटर से मिलता है, वाटर में घुलता है, तो ये क्या देता है? OH- आयन देता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ों को। और एसिड में क्या था? एसिड जब वाटर से घुलता है तो H+ आयन देता है। तो याद रखिएगा एसिड जो होता है H+ आयन देता है और बेस OH- आयन देने का काम करता है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH, ये सारे क्या है? ये सारे जो है आपके बेस के उदाहरण है, क्षारक के उदाहरण है। एक पॉइंट आता है, क्षार किसे कहते हैं? क्षार जो है किसे कहते हैं? तो जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। जल में जो घुलने वाले क्षारक होते हैं उसी को क्षार कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है सूचक, इंडिकेटर जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिकेटर क्या होता है?
और ये कितने तरह के होते हैं इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इंडिकेटर क्या होता है एंड हाउ मनी टाइप्स ऑफ द इंडिकेटर, हाउ मनी टाइप्स ऑफ द इंडिकेटर, यानी सूचक क्या है और सूचक कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग चलिए देखते हैं। क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से बना के पूछा जा सकता है, तो आपको जो है हर तरीके से तैयार रहना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सूचक क्या होता है? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। इंडिकेटर जो होता है सूचक होता है किसी विलयन में जो है किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है कि जो दिया गया विलयन है, जो दिया गया सॉल्यूशन है, उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है, यही बताता है। बेसिक है कि बताता है। जैसे नहीं बताया अभी, एक ये सॉल्यूशन था, जब अलग अलग लिटमस पेपर को डाला जा रहा था एसिड में और बेस में, एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में, तो जो लिटमस पेपर था वो क्या था, कन्वर्ट हो जा रहा था अलग अलग रंग में। तो वही सूचक है, जो लिटमस पेपर है वही क्या है, वो सूचक होता है, इंडिकेटर होता है। वो बताता है कि जो दिया गया मेरा सॉल्यूशन है उसका नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, और सूचक जो होता है इसका रंग और जो गंध होता है वो अम्लीय या क्षारक माध्यम में बिल्कुल बदल जाता है। तो याद रखिएगा, सूचक जो होते हैं ये बताता है कि जो दिया गया विलयन है वो अम्ल है कि क्षारक है, ये बताएगा। और इसका जो रंग और गंध होता है ये अम्लीय और क्षारक के माध्यम में बदल जाता है। सूचक जो है 3 प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक जिसे संश्लेषित सूचक भी कहा जाता है, और तीसरा गंधीय सूचक। तो ये 3 तरह के जो सूचक है याद रखिएगा। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक, और तीसरा जो है आपका गंधीय सूचक। तीसरा क्या है? गंधीय सूचक। ये 3 तरह के सूचक होते हैं। अब बारी बारी से सारे सूचक को हम लोग पढ़ते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक नाम से ही पता चल रहा है कि वैसे सूचक जो पौधे से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं, 2 सूचक लिया गया है, लिटमस और हल्दी। यहाँ पे जो है लिटमस और जो है हल्दी, ये क्या है? ये दो प्राकृतिक सूचक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 4 सूचक दे देगा और पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, तो लिटमस और हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। लिटमस को अगर अम्ल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, और अगर क्षार में डालेंगे तो नीला हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों को शुरुआत में ही बताया। अगर हल्दी की बात करें, हल्दी भी क्या सूचक है? हल्दी जब अम्ल के कांटेक्ट में आता है, हल्दी को जब एसिड के साथ मिलाया जाता है तो कैसा होता है? पीला कलर का हो जाता है। और यही हल्दी जब जो है क्षारक के साथ मिलता है तो लाल हो जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे घर में जो खाना बनता है, घर में जो सब्जी बनता है तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं? हल्दी डालते हैं कि नहीं डालते? हल्दी डालते हैं। और वही जब सब्जी हमारे कपड़ों में पड़ जाता है, जब वही सब्जी जो है हमारे कपड़ों में लग जाता है, और जब कपड़ों को हम लोग धोते हैं साबुन से या फिर कोई निरमा पाउडर से, तो देखते होंगे जहाँ पे जो सब्जी लगा हुआ होता है तो वहाँ पे साबुन या निरमा लगाने से जो है उस जगह पे लाल हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे जो है सब्जी लगा होता है तो उस कपड़े में जो दाग होता है वहाँ पे जब हम साबुन या क्षार लगाते हैं तो क्या हो जाता है? वो लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन जो होता है वो क्षारीय नेचर का होता है। साबुन जो होता है वो क्षारीय नेचर का होता है, जिसके वजह से जो है वो लाल कलर में बदल जाता है। अब चलिए बात करते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं? वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं वैसे सूचक को जो है कृत्रिम सूचक कहा जाता है, जिसे आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहा जाता है, जो रसायनों से बनाया जाता है। नेक्स्ट है गंधीय सूचक। जिन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। गंधीय सूचक जो होते हैं अम्लीय या क्षारक माध्यम में
इसका जो है गंध बदल जाता है, उसी को गंधीय सूचक कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्याज का रस। प्याज का रस को अगर अम्ल के साथ मिलाएंगे तो इसका जो टेस्ट हो जाता है तीक्ष्ण गंध हो जाता है, जबकि यही प्याज को रस को क्षारक के साथ मिलाएंगे तो जो है कोई जो है गंध नहीं मिलता है। वेनिला की अगर हम बात करें तो अम्ल में मिलाएंगे तो समान रहता है, बदलता नहीं है। वेनिला का जो पहले से टेस्ट होगा, जो गंध होगा, वही अम्ल में मिलने के बाद भी वही होगा। ठीक है, क्षारक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लौंग का तेल की अगर हम बात करें तो लौंग का तेल जब एसिड में मिलता है तो इसका भी जो गंध होता है समान रहता है, बदलता नहीं है। अब क्षारक के साथ क्या होता है, क्षारक के साथ जो है अभिक्रिया नहीं करता है। ये क्षारक के साथ किसी भी तरीके का ये जो है चेंज देखने को नहीं मिलता है ना। अब बात करते हैं अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण, एसिड एंड बेस के जो केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, तो पहला है धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, और जब धातु जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है। तो वही जो है हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो किस तरीके का प्रोडक्ट देता है, और यही धातु जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो किस तरीके का जो है उत्पाद बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो पहला है अम्ल के साथ। पहला हम लोग क्या देखने वाले हैं, धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ। तो देख सकते हैं अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता है। ठीक है, क्या देता है, एसिड जो है मेटल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, सॉल्ट देता है यानी लवण देता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ एसिड जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, कौन सा गैस होता है रिलीज, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, एक हम लोग एसिड लिए HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक एसिड है। एक धातु लेते हैं जिंक क्या है, धातु है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब जो है जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट देगा यानी लवण देगा। तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होगा रिलीज होगा। यहाँ से एक चीज़ निकल के सामने आया कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है यानी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाने का काम करता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्षारक के साथ। धातु जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, तो इसमें भी लवण प्लस हाइड्रोजन देता है, याद रखिएगा। धातु जब जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब भी क्या देता है, लवण प्लस हाइड्रोजन देता है। और यही धातु जब जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तब भी क्या देता है, लवण प्लस हाइड्रोजन देता है। दोनों केस में जो है लवण और हाइड्रोजन ही देने का काम करता है। तो लवण और हाइड्रोजन जो है क्या है, कॉमन प्रोडक्ट है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक क्षारक लिए जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस धातु जिंक, जब इसको अभिक्रिया करवाया तो क्या मिला, Na2 जिंक Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। ये क्या है, ये एक लवण है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो याद रखिएगा, जब कोई भी धातु अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देता है ना, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। यहाँ पे जो है क्षारक जो है धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, या फिर अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो भी हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो रहा है, हम कैसे पता करेंगे कि जब कोई धातु अम्ल के साथ या क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो उसके लिए जो है एक टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। ठीक है,
हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है उसको पता करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। तो ये कैसे किया जाता है, इसको मैकेनिज्म को समझते हैं हम लोग। हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पाप की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसा कि देख सकते होंगे इस परखनली में क्या किया जा रहा है, HCl और जिंक को अभिक्रिया करवाया जा रहा है। HCl क्या है, एसिड है, अम्ल है, और जिंक क्या है, धातु है। तो हम अभी बताएं कि जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो इसी हाइड्रोजन गैस को पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, क्या करना है, इस जो ये जो परखनली है उसी से एक जो है आपको क्या करना है, एक पतला सा ट्यूब डाल देना है, पतला सा ट्यूब जो है इंसर्ट कर देना है और यहाँ पे साबुन का पानी में आपको जो है ये ट्यूब को डाल देना है। जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से जो बनेगा वो इस परखनली के माध्यम से जो है इस साबुन के पानी में आएगा। साबुन के पानी में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस आएगा और यहाँ पे जो है मोमबत्ती जो है जलता हुआ मोमबत्ती अगर इसके पास लाएंगे तो फटफट फटफट की आवाज़ आएगी। जब फटफट की आवाज़ आएगी तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज हो रहा होगा, इस बात का इंडिकेशन होगा। आई होप समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, अम्ल और क्षारक जो है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो पहला है अम्ल जब जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। पहले देखेंगे धातु कार्बोनेट के साथ, उसके बाद देखेंगे दूसरा धातु बाइकार्बोनेट के साथ कैसा जो है अम्ल का रिएक्शन होता है, कैसा नेचर होता है। तो देख सकते होंगे अम्ल को जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या देता है, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है। तो याद रखिएगा लवण यानी सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है प्लस वाटर यानी जल बनाता है, जैसा कि आप जो है इस रिएक्शन में देख रहे होंगे। अब बात करते हैं अम्ल जो है धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा। पहला हम लोगों ने क्या देखा, अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किया तो लवण दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया और जल दिया। अब वही अम्ल को जो है धातु बाइकार्बोनेट के साथ देखेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट देगा। तो अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट के साथ अब जब अभिक्रिया करवाता है तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देता है। तो इस कंडीशन में भी क्या है, इस कंडीशन में भी लवण मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस जल मिलेगा। तो एक कंक्लूजन सामने निकल के आया। ठीक है, एक कंक्लूजन जो है सामने निकल के क्या आया कि धातु चाहे अम्ल जो है, अम्ल अगर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे या फिर अम्ल जो है धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, ये दोनों कंडीशन में क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ही मिलेगा। ठीक है, ये कॉमन प्रोडक्ट होगा, चाहे धातु जो है आपको कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे या फिर जो है बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, दोनों कंडीशन में जो है लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। इन्हीं चीज़ों से जो है क्वेश्चन अक्सर बनाया जाता है, पूछा जाता है। तो ये तो था अम्ल के साथ। हम लोगों ने देखा समझा कि अम्ल जो है दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, धातु कार्बोनेट के साथ भी और धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी अम्ल जो है अभिक्रिया करता है। अब वहीं क्षारक की बात करते हैं, क्या क्षारक भी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्षारक जो होते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अम्ल जो है एसिड जो होता है वो धातु कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करता है और धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करता है और लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है। लेकिन वहीं अगर क्षारक की बात करें तो क्षारक जो होता है वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, कोई भी रिएक्शन
नहीं करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है चूने के पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से अगर हम पास करेंगे, ठीक है, तो जो पानी का जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। CaCO3 प्लस हाइड्रोजन गैस जल बनाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास करते हैं तो जो पानी का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनाता है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है, जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उसी को उदासीनीकरण कहा जाता है। याद रखिएगा, उदासीनीकरण क्या होता है, जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को जो है क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उसी को उदासीनीकरण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है, लवण और जल बनता है। उदासीनीकरण जो था, उदासीनीकरण का परिभाषा क्या था, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के जो प्रभाव होते हैं उसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल समाप्त कर देते हैं, और लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसी को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। याद रखिएगा, जैसा कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख रहे होंगे कि अम्ल यानी एसिड और क्षारक जो होता है, अम्ल और क्षारक जो होता है वो अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण प्लस जल बनाने का काम करता है, लवण प्लस जल बनाने का काम करता है। तो याद रखिएगा, उदासीनीकरण क्या होता है, अम्ल और क्षारक जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है और एक दूसरे के प्रभाव को बिल्कुल समाप्त कर देता है और अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो वैसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों क्या है, ये एसिड है और ये बेस है, दोनों अभिक्रिया क्या क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस जल। तो NaCl क्या है, ये सॉल्ट है और H2O क्या है, वाटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी क्षारक या अम्ल की जो अम्ल की प्रबलता जो होती है उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन और OH माइनस आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। किसी भी एसिड या बेस का जो प्रबलता नेचर होगा उसके द्वारा जो उत्पन्न H प्लस आयन और OH माइनस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उस पर निर्भर करता है। ठीक है, कि कोई भी क्षारक हो जो है या कोई भी अम्ल कितना प्रबल होगा, कितना ताकतवर होगा, वो डिपेंड करेगा उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन और OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे, कि वो कितना ज़्यादा जो है H प्लस आयन रिलीज कर रहा है और कितना OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है। H प्लस आयन अगर अधिक होगा, जो एसिड H प्लस आयन अगर अधिक होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। इसकी जो प्रबलता होगी काफ़ी हाई होगी, इसकी जो प्रबलता होगी हाई होगी। और जो क्षारक OH माइनस आयन अधिक देगा तो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, यानी ताकतवर क्षारक कहलाएगा। ठीक है, और अगर H प्लस आयन कम होगा तो क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। और अगर OH माइनस आयन कम होगा तो ये जो है वीक बेस कहलाएगा। तो इसका कहने का मतलब यही है ना, कि किसी भी क्षारक या अम्ल की जो प्रबलता होती है, स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक एसिड होगा, वो उसके H प्लस आयन और OH माइनस आयन पे डिपेंड करेगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है, अम्ल व क्षारक की प्रबलता यानी ताकत जो है हम एक सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक जिसे pH स्केल कहते हैं उसी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अम्ल व क्षारक की जो प्रबलता होगी, जो ताकत होगी, हम एक pH स्केल के द्वारा पता कर सकते हैं कि कौन सा जो है किसका कितना एसिडिक प्रॉपर्टी है और कितना जो है बेसिक प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग पता कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ pH स्केल। अब pH स्केल क्या होता है, pH स्केल यह अनेक सूचक का मिश्रण होता है और यह सूचक किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता रंगों में प्रदर्शित करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक pH स्केल लिया गया है
एक जो है यहाँ पे pH स्केल लिए गया है जिसमें स्केलिंग होता है, जिसमें क्या होता है स्केलिंग होता है 0 से लेकर के 14 तक, 0 से लेकर के 14 तक जो है स्केलिंग क्या होता है, नंबरिंग क्या होता है। अगर pH का वैल्यू 7 आया तो क्या होगा, उदासीन होगा। क्या कहलाएगा, अगर pH का वैल्यू जो है 7 के बराबर है तो क्या होगा, उदासीन कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। अगर pH का वैल्यू 7 से कम है तो कौन सा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। और अगर pH का वैल्यू अगर 7 से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा, बेस नेचर का कहलाएगा। ठीक है, यानी क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, तो ये था pH स्केल। pH स्केल की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि किसका जो है कितना एसिडिक नेचर है और कितना बेसिक नेचर है। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये भी सीधा सीधा कभी पूछा जाता है। जिसका pH का मान, जिस पदार्थ का pH का मान 7 होगा वो क्या कहलाएगा, उदासीन होगा। pH की वैल्यू अगर लेस देन 7 होगी, 7 से कम होगा तो एसिडिक नेचर का होगा वो पदार्थ, और अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक नेचर का होगा। दैनिक जीवन में pH का महत्व, जिसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। pH की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे डेली लाइफ में जो है pH का क्या महत्व है, हमारे डेली लाइफ में जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। हमारा जो बॉडी होता है, हमारा जो बॉडी है वो 7 से लेकर के 7.8 pH के बीच में ही काम करता है। वर्षा के जल के pH का मान 5.6 से कम हो जाता है, जिसे अम्लीय वर्षा कहलाती है। याद रखिएगा, वर्षा का जल जो होता है उसका pH का मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है, और 5.6 से कम होने की वजह से वो क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्षा के जल का जो pH का मान होता है वो 5.6 से कम होता है। मुंह का pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह का pH का जो मान है अगर वो 5.5 से कम हो गया तो दांतों का सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, pH का मान अगर 5.5 से कम हो गया, मुंह का pH का मान 5.5 से कम हो गया तो दांतों जो है दांतों का सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन और दर्द होता है। मधुमक्खी जब किसी को डंक मारता है तो काफ़ी ज़्यादा जलन होता है और सूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी का डंक जो होता है अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, जलन और दर्द होता है। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। याद रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल होता है ना। मधुमक्खी के डंक में जो होता है मेथनोइक अम्ल होता है, और यही मेथनोइक अम्ल जब हमारे शरीर में चल जाता है तो काफ़ी जलन और दर्द होता है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। कोई भी पौधे जो है उसकी उपजता जो है उसके पीएच पे निर्भर करती है। अगर पीएच की वैल्यू अगर अच्छी है तो उपज भी जो होगी उस पौधे से अच्छी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सॉल्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, सॉल्ट। एसिड हम लोगों ने पढ़ा, बेस हम लोगों ने पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हम लोग सॉल्ट, लवण के बारे में। लवण के बारे में, अम्ल प्लस क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस जल मिलता है। जैसा कि ऊपर में आप लोगों को बताएं, एसिड और बेस जब अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है तो क्या देता है, सॉल्ट और वाटर बनाने का काम करता है, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख रहे होंगे। लवण से रसायनों का निर्माण, लवण से जो है रसायनों का निर्माण होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता ही मिलता है। इस सेक्शन से जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो लवणों से जो है रसायनों का निर्माण होता है, और कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ
पेरिस, जिसे पॉप भी कहा जाता है। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला क्या है, हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका निर्माण कैसे होता है और इसका यूज क्या है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो चलिए हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है और इसका उपयोग क्या क्या है। निर्माण की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो निर्माण की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से जब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह करते हैं तो वह टूट करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सॉरी, ये क्या होगा, NaCl होगा यहाँ पे, सॉरी NaCl होगा, है ना, NaCl लवण से बनता है ना। ये सारे जो प्रोडक्ट है किससे बनता है, लवण से बनता है, लवण से बनता है। तो लवण कौन सा, सॉल्ट होगा, यहाँ पे NaCl होगा ना, NaOH का जम क्या होगा, NaCl। तो इसका निर्माण कैसे होता है, NaCl के जलीय विलयन से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है, विद्युत प्रवाहित किया जाता है, तो NaCl टूट करके क्या हो जाता है, NaOH बन जाता है। क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है। जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे होंगे कि जब NaCl सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है तो ये विघटित होकर टूट करके जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, याद रखिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे जो है देख रहे होंगे इस चित्र में। तो निर्माण याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, जब सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह किया जाता है तो वो सोडियम क्लोराइड टूट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और उसके साथ साथ क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन भी बनाता है। अब यूजेज की बात करें, यूजेज की अगर हम बात करें, यूजेज कहाँ कहाँ पे होता है, तो क्लोरीन गैस का यूजेज जो होती है जल की स्वच्छता में, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन गैस जो होता है उसका इस्तेमाल जल की स्वच्छता यानी जल को साफ़ करने में PVC में इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन गैस को फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। हाइड्रोजन गैस जो होता है ये क्या है, ये एक ईंधन का रूप है जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल को। NaOH ग्रीस हटाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका इस्तेमाल ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है। तो ये यूजेज को भी आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, है ना। और साबुन व कागज़ बनाने के लिए, साबुन और कागज़ बनाने के लिए भी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ें जो है, इन तमाम चीज़ों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। दूसरा है विरंजक चूर्ण, जिसका केमिकल फार्मूला है CaOCl2, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है और आम चाल भाषा में ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है विरंजक चूर्ण, जिसका केमिकल फार्मूला है CaOCl2, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है, जिसे आम चल भाषा में ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ये शब्द आप लोग जो है बिल्कुल सुने होंगे, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे कहा जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है और इसके यूजेज क्या क्या हैं। तो जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस पास किया जाता है, क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बहुत ही सिंपल निर्माण है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। जब शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसे शुष्क बुझा हुआ चूना कहा जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, CaO
Cl2 प्लस जो है जल बनाने का काम करता है ना। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख रहे होंगे। यूजेज की बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का यूजेज कहाँ किया जाता है? वस्त्र के उद्योग में, जो कपड़े की जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे किया जाता है। कागज़ की फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में, पानी को जो है साफ़ सुथरा कीटाणु मुक्त करने के लिए भी जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए देखते होंगे कुएँ की जो पानी होती है तो उसमें जो बहुत सारे कीटाणु होते हैं उसको नष्ट करने के लिए, कीटाणु रहित पानी बनाने के लिए उस कुएँ में जो है ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। तो यूजेज याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का यूज है कपड़े बनाने के फैक्ट्री में, कागज़ की फैक्ट्री में, और जो है पानी को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। थर्ड क्या है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसका केमिकल फार्मूला याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन कैसे होता है, तो देख सकते हैं जब सोडियम क्लोराइड में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और अमोनिया को अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें देता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है। तो बेकिंग सोडा का अगर निर्माण पूछे तो कैसे होता है? जब सोडियम क्लोराइड में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे आम चाल के शब्द में बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल जो होता है खाना पकाते समय गर्म करने पर होता है। बेकिंग सोडा का जो इस्तेमाल होता है खाने का जो पकवान होता है तो पकवान बनाने में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। देखिएगा यहाँ पे यूजेज की अगर हम बात करें तो बेकिंग पाउडर जो होता है बनाने में बेकिंग सोडा में जब टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या किया जाता है? बेकिंग सोडा में जो है, बेकिंग सोडा में ऐड किया जाता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है? हमारा बेकिंग पाउडर बनता है। यह एंटासिड का एक संघटक है और अग्निशामक में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जो बेकिंग सोडा जो होता है उसका इस्तेमाल अग्निशामक में भी किया जाता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है धोने का सोडा। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा धोने का सोडा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? धोने का सोडा। इसका निर्माण कैसे होता है और इसकी जो है क्या क्या यूजेज हैं? धोने का सोडा जिसका केमिकल फार्मूला Na2CO3 10H2 है। ये याद रखिएगा, धोने का सोडा का जो रासायनिक फार्मूला है वो क्या है? Na2CO3 वाटर के 10 मॉलिक्यूल। वाटर के कितने मॉलिक्यूल? 10 मॉलिक्यूल। इसका निर्माण कैसे होता है? सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट को जब पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो धोने का सोडा प्राप्त होता है। जैसा कि देख सकते हैं Na2CO3 10H2O को जब पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं तो Na2CO3 10H2O का निर्माण होता है। पुनः जो है निर्माण होता है, याद रखिएगा। यूजेज की बात करें तो कांच, साबुन एवं कागज़ के उद्योग में धोने का जो सोडा होता है इसका इस्तेमाल कांच, साबुन एवं कागज़ के उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। घरों में साफ़ सफाई के लिए जो है धोने का सोडा इस्तेमाल किया जाता है। जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जो है धोने का सोडा इस्तेमाल किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, कम करने के लिए जो है धोने का सोडा का इस्तेमाल किया
जाता है। तो ये तीनों यूजेज को भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होते हैं और इसके यूजेज कौन कौन से हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जिसे पॉप कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। जब जिप्सम को, जो जिप्सम होता है, जिप्सम को जो है, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर जो है ये जल के सारे अणु को त्याग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। उसी को क्या कहा जाता है, जिप्सम कहा जाता है। इस सफ़ेद चूर्ण के जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। और ये जो सफ़ेद चूर्ण होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट जो होता है, जो कि एक सफ़ेद चूर्ण है, उसको जल में मिलाने पर क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। जिसका फार्मूला क्या है, जैसा कि देख सकते हैं इस फार्मूले से जिप्सम का जो फार्मूला आता है CaSO4 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, ये क्या है, फार्मूला ऑफ जिप्सम है। क्या है, फार्मूला ऑफ जिप्सम है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में, दीवार की सतह चिकना बनाने में। पॉप का जो यूजेज है, पेरिस और प्लास्टर का जो यूजेज है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। जब किसी का हड्डी टूटता है तो देखते होंगे डॉक्टर लोग क्या करता है, प्लास्टर और पेरिस कर देता है ताकि टूटी हुई हड्डी जो है आपस में जुड़ जाए। खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में भी प्लास्टर और पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। दीवार की सतह जो होती है उसको स्मूथ बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए भी प्लास्टर और पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन का जल क्या होता है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की जो संख्या होती है उसी को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं CaSO4 5H2O। ठीक है, क्या होता है, CaSO4 5H2O। तो यहाँ पे देखिए जल के जो है 5 अणु फिक्स है। यहाँ पे जो जल है, जल के 5 अणु क्या है, फिक्स है। जल के क्या है, 5 अणु फिक्स है। तो ऐसे जल को जो होता है, ऐसे निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा डिफिनेशन था क्रिस्टलन का जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की जो संख्या होती है, संख्या को ही जो है क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में जो है, इस रिएक्शन में देख रहे होंगे, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो फिक्स है, 5 अणु है, और इसी को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलन जल कहा जाता है। इस तरीके से जो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका MCQ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या है, इससे रिलेटेड टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हम लोग करेंगे ताकि हम लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।